और आज पटना में विपक्षी पार्टियों की बैठक में आम आदमी पार्टी की नाराजगी बिल्कुल साफ दिखाई दी। आम आदमी पार्टी ने कहा इस बैठक के बाद कि जब तक कांग्रेस सार्वजनिक रूप से इस अध्यादेश का विरोध नहीं करेगी तब तक भविष्य में होने वाली किसी भी उस बैठक में जहां कांग्रेस होगी आम आदमी पार्टी हिस्सा नहीं लेगी, उसका हिस्सा लेना मुश्किल होगा। अगर संविधान को आपके आंखों के सामने जलाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, तो हार्ड स्टैंड तो लेना पड़ेगा। चाय समोसे खाने के लिए कोई विपक्षी दल एकजुट नहीं हुए हैं, सिद्धांत के ऊपर एकजुट हुए हैं कि संविधान को बचाना है और संविधान को दिल्ली में भी बचाना है, केरल में भी बचाना है, तमिलनाडु में भी बचाना है। ये आप एक पिक एंड चूज नहीं कर सकते। और जिस जगह पे जहां 15 में से 14 विपक्षी दल एक साथ हैं, एक आवाज में बात कर रहे हैं, वहां पे कांग्रेस क्यों चुप है? तो ये सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए आपको कि कांग्रेस इतने बड़े मुद्दे पे जहां पे एक तरह से डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है दिल्ली में, उस पे आप सफाई नहीं दे रहे हैं। और आपके जो सीनियर लीडर्स है पंजाब के और दिल्ली के कह रहे कि नहीं, इसमें तो मोदी जी का साथ देना चाहिए। और हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद, ये जो बैठक थी इससे पहले भी पटाखे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में चले थे। कल ही सूत्रों के हवाले से जानकारी आ गई थी कि अगर इस बैठक में एजेंडे पर सबसे ऊपर दिल्ली के अध्यादेश का मुद्दा नहीं आएगा तो अरविंद केजरीवाल वॉकआउट कर देंगे बैठक से। हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए और ये भी खबर आई है तू में भी हुई है इस बैठक के बाद। तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के लिए अब बड़ा स्पष्ट कर दिया गया उसकी ओर से कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं चल सकती है। बिल्कुल, देखिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के प्रति कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हैं। शायद जो पिछले कुछ दिनों में चुनाव हुए हैं या जो आपसी संबंध हैं वो इतने ज्यादा खराब हैं कि दोनों जो हैं ना तो एक दूसरे पे विश्वास कर रही हैं और ना ही अपने जो उनकी मांग है उस पर वो नरम पड़ना चाहते हैं। और यही कारण है कि एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी इस बात पर पहले से अड़ी हुई थी कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, सबसे पहले होनी चाहिए, और कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे और इस अध्यादेश का विरोध करे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस बात पे अड़ी रही कि अभी इस पर चर्चा नहीं करेंगे, अभी अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेंगे, अपने नेताओं से बात करेंगे और ये जो मुद्दा है ये संसद में उठाया जाएगा। तो इसीलिए हमने देखा कि बैठक के से पहले ही ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कुछ गड़बड़ हो रही है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी ऑन रिकॉर्ड आ गई थी और पहले ही उन्होंने जो है एक तरह से कांग्रेस पे हमला भी करना शुरू कर दिया था और मांग भी करनी शुरू कर दी थी। और उसी का नतीजा या एक कहें कि उसी के सीक्वेंस में अब ये दिखाई दिया है कि आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि जब तक कांग्रेस सार्वजनिक रूप से इस अध्यादेश का, केंद्र सरकार के दिल्ली अध्यादेश का विरोध नहीं करेगी तब तक वो ऐसी किसी भी बैठक में या किसी गठबंधन में शामिल नहीं होगी जहां पर कांग्रेस है। दोनों तरफ से कहते कुछ भी रहे, लेकिन इसका मतलब साफ ये है कि जो एक विपक्षी एकता की बात चल रही थी या ये बात चल रही थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, फिलहाल ऐसी संभावना जो है ये जो है खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन शरद, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी भी ये कहती है कि उसकी भी अपनी मजबूरियां हैं, चाहे पंजाब यूनिट हो चाहे दिल्ली की यूनिट हो। वो स्पष्ट तौर पर ये कहते हैं कि वहां पर आम आदमी पार्टी से उन्हें सीधे टक्कर लेनी है। आम आदमी पार्टी ने एक तरह से कांग्रेस पार्टी को बहुत नुकसान इन दोनों राज्यों में पहुंचाया है। तो वैसे में क्या गठबंधन मुमकिन है भी? क्योंकि कुछ दिनों पहले एक बयान आया भी था आम आदमी पार्टी की ओर से कि पंजाब हो या फिर दिल्ली हो, इन दोनों ही राज्यों में कोई चुनावी गठबंधन किसी भी पार्टी से आम आदमी पार्टी नहीं करेगी। बिल्कुल, देखिए दिल्ली और पंजाब में तो कांग्रेस की सरकार ही आम आदमी पार्टी हटाकर सत्ता में आई है। तो ऐसे में सवाल ये जरूर उठ सकता है कि कैसे कांग्रेस गठबंधन करेगी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और अपने देश का इतिहास देखेंगे तो ज्यादातर पार्टियां तो कांग्रेस को हटाकर ही सत्ता में आई हुई हैं। आज चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, ये तो कांग्रेस विरोध करके और कांग्रेस को हटाकर ही सत्ता में आए हैं। तो सवाल ये है कि क्या दोनों पार्टियां, क्या जो बड़ी पार्टी है, क्या जो छोटी पार्टी है, जो अपनी डिमांड है या जो अपने मुद्दे हैं उनके, उस पर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं। समझौता या गठबंधन अखिलेश जी तभी हो सकता है जब अपने मुद्दे पर आप थोड़े सॉफ्ट होंगे, थोड़ी दूसरे की भी मानेंगे, थोड़ी अपनी मनवाने की आप कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब तब होता है जब आपका जो स्टैंड हो या जो संबंध है वो थोड़े ठीक हो, बातचीत करने की स्थिति में आ पाए। एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने बिना मांगे आपको राष्ट्रपति चुनाव में भी, उपराष्ट्रपति चुनाव में भी समर्थन दिया है। यहां तक कि राहुल गांधी जब डिस्क्वालीफाइड हुए तो अरविंद केजरीवाल ने खुलकर जो है राहुल गांधी के समर्थन में बयान दिया। लेकिन वो उसका ये भी कहना है कि जब अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हुई या
दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन, वो जब उन पे कार्रवाई हुई तब कांग्रेस ने उनका उस तरह से साथ नहीं दिया। तो अब जो है ये मुद्दा ऐसा है अध्यादेश का जिस पर सभी को साथ आना चाहिए। लेकिन बात वही है कि कांग्रेस जो है वो अभी बोलने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि हम अपने हिसाब से बोलेंगे, हम आपकी शर्तों पर क्यों बोलें। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये मुद्दा ऐसा है कि आपको इसमें बोलना ही चाहिए, और 1 महीना हो गया, आपने अभी तक जो है हमारे फोन कॉल का जवाब तक नहीं दिया है। जी, शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच की जो दूरी है वो लगातार बढ़ रही है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट आज पटना की बैठक के बाद से हो गई है और बीजेपी इसी पर टिप्पणी कर रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कहना है कि ये जो गठबंधन बन रहा है ये स्वार्थ का गठबंधन है। स्वार्थ का ये गठबंधन जिसके निशाने पर है हिंदुस्तान, ये राजनीतिक दल जब भी इकट्ठे आए भ्रष्टाचार लाए, परिवारवाद लाए और राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को संकुचित करने का अपने संग आरोप लेते आए। हम कतई भ्रमित न हो, निशाने पर मोदी नहीं भारत की तिजोरी है। वहीं इस बैठक के मेजबान नीतीश कुमार काफी संतुष्ट दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अगली बैठक कुछ ही दिनों के बाद फिर से आयोजित की जाएगी। अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। उसके बारे में इन्होंने बता दिया है डेट और वो बताएंगे। अभी हम लोगों ने नहीं कहा कि जल्दी करना है, तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे, एक मीटिंग हो जाएगा। तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा, कौन कहां लड़ेंगे, क्या है, सब चीज के बारे में सब हो जाएगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग ढंग से काम करना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि अब अगली बैठक शिमला में होने जा रही है। हम आगे चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं और हम 10 या 12 तारीख को फिर हमारे इसमें हिमाचल में शिमला में हम वहाँ फिर मिल रहे हैं। लेकिन बहरहाल 1-2 दिन में आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि सभी नेताओं को कंसेंट करके फिर उसके बाद में चुनाव भी है बहुत से जगह पंचायत के, और कि तमिलनाडु में स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, यूपी में क्या होना, बिहार में क्या होना, कश्मीर में क्या होना, ऐसा हर जगह, महाराष्ट्र में क्या, ये ऐसा सभी स्ट्रेटजी करके एक निर्णय लेंगे। तो पटना में आज जो विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई है उसके बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश की नींव पर हमला कर रही है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई विचारधारा की है। नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी,
मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है जिसको हम शेयर करते हैं उसकी हम रक्षा करेंगे। मगर ये एक प्रोसेस है, ऑपोजिशन यूनिटी की एक प्रोसेस है और यह बहुत गहरी तरीके से आगे बढ़ने जा रही है। वहीं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार जो इस बैठक में मौजूद थे वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। उन्होंने पटना की धरती का जिक्र किया और कहा कि जेपी के नेतृत्व का संदेश इसी जमीन से, इसी धरती से गया है। मुझे याद है जयप्रकाश जी के नेतृत्व पर एक संदेश यहाँ से दिया था और पूरे देश में एक अलग माहौल पैदा हो गया। कई आंदोलन यहाँ से देश में शुरू हो गई और देश के इतिहास में इसका स्वीकार किया गया। और आज की स्थिति में जो नीति ने नीति बनाई और सब साथी यहाँ आ गए, इनमें से जो बातें हो गई, जो तय करने इस पर हमने बहस किया, इसका आखिरी शेर सिमला की नीति में हो जाएगा। और यहाँ जो मिलकर काम करने का तय किया है, इससे हमारा एक नया रास्ता दिखाने का काम शुरू हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है देश की जनता उसका समर्थन करेगी। शिवसेना उद्धव ठाकरे के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी इस बैठक में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि देश की एकता, अखंडता बचाने के लिए ही हम सब एक साथ आए हैं। देश को बचाने के लिए, देश की एकता, अखंडता कायम रखने के लिए हम एक साथ आए हैं और इसके आगे जब भी जो भी हमारे देश के प्रजातंत्र पर आघात करेगा उसका हम सब मिलकर विरोध करेंगे। जो भी देशद्रोही है और जो भी देश में तानाशाही लाना चाहते हैं उसके विरोध में हम रहेंगे, जरूर रहेंगे। और आज से शुरुआत हुई है, मुझे पक्का भरोसा है जब शुरुआत अच्छी होती है तो आगे सब कुछ अच्छा होता है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि देश को बचाने के लिए सब मिलकर काम करने वाले हैं। आज केवल दल यहां नहीं बल्कि देश के लोग, देश के नेता मिल रहे हैं। पटना का संदेश यही है आज के कार्यक्रम का कि हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, मिलकर के और देश को बचाने का, देश की जनता को और देश कैसे आगे बढ़े उस दिशा में लगातार हम लोग मिलकर के काम करेंगे। यही संदेश है। मैं सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं।